ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कहने को तो बहुत कुछ है। 1 साल पूरा हुआ, पिछले साल भी हमने इसी छत पे 65वीं वर्षगांठ मनाई थी और सभी लोगों ने कुछ ना कुछ कहा था। वादे लाल किले से भी होते हैं, वादे गांधी मैदान से भी हो रहे हैं और वादे हम भी कर देते हैं, लेकिन वादे साथ पूरे नहीं होते हैं। हकीकत यही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात खलती है जीवन में कि युवा होना, और हमें लगता है कि हमारी कंपनी की जो औसत उम्र है वो अगर औसत निकाला जाए सभी लोगों का तो वो अराउंड 30 के आसपास का होगा। मतलब सारे लोग युवा हैं, युवा लोग जो है, युवा शक्ति जो है, युवा फोर्स जो है वो काम कर रही है। और जहाँ पे युवा हो तो युवा केवल उम्र से युवा नहीं होता है, युवा जो है वो मन से भी युवा होता है। अगर कहीं व्यवस्था में अगर गलती है तो कोई विरोध जताता है तो वो युवा होना है। हमारे साथियों ने जो पिछले दिनों एक विरोध जताया, मैं नीचे गया तो आपने देखा होगा कि मैं मुस्कुरा रहा था और हंस रहा था। मुझे इस बात की खुशी थी कहीं ना कहीं उस विरोध को मैनेजमेंट के पोस्ट पे रहते हुए, ये तो तकलीफदेह बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि लोग युवा हैं, उनमें विरोध की क्षमता है, विरोध कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जाके बात की, बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो हालात ऐसे नहीं होते हैं कि वो आपके कंट्रोल में हो। आप जानते हैं कि हम सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं और हमारा जो डिपार्टमेंट है वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है और हमारा जो पेमेंट है और जो उस तरह का तरीका है कि वो वहाँ से आता है और हम उसको पे कर पाते हैं, उसमें देर सवेर होती है। भाई जिनको साल से ज़्यादा हो गया हमारे साथ काम करते हुए, वे सभी हमारे सहकर्मी जो है, वो सहयोगी जो है, वो इस बात को जानते हैं। हम आपको बता दें कि तकलीफ तो सबके साथ होती है, हमारे साथ सिर्फ एमएमयू से, क्योंकि हमारा एक दूसरा प्रोजेक्ट भी जहाँ पे चलता है। इस वक्त राज्य में हम लोग 22 मोबाइल मेडिकल यूनिट चला रहे हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में जाके और रिमोट एरियाज में जाके वो एक डॉक्टर होते हैं, नर्स है, फार्मासिस्ट है, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, इस तरह की सुविधा से लैस वो गाड़ी गांव में जाती है और वहाँ इलाज करती है। वहाँ से हमारे सहयोगी एक आए हुए हैं, धनंजय इधर आइए। धनंजय जो है हमारे बहुत पुराने सहयोगी हैं और एमएमयू से एक यही है। एमएमयू से वैसे ट्रांसफर में हमारे पास प्रमोद कुमार हैं। प्रमोद कुमार आप भी आइए। प्रमोद कुमार जो है पुराने एम्प्लॉई हैं हमारी कंपनी के। धनंजय जो है बहुत पुराने हैं और इन लोगों ने बहुत उतार चढ़ाव देखा है, ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं हुआ है कि पैसे नहीं मिले हैं। अब धनंजय से अगर आप पूछिएगा दिल की बात मैं कहूँ तो भाई दिक्कत तो होगी कि अभी जो है उनको शायद 5 महीने, मेरे ख्याल से 7वां महीना चल रहा है, क्योंकि एमएमयू का पैसा बिल्कुल फुल्ली ब्लॉक्ड है, पैसा नहीं आ रहा है। सरकार से कल भी हमारी बातचीत हुई है, हम जाके 12 से 6 बजे तक हम लगातार बिना खाए पिए सिर्फ 1 कप कॉफ़ी, हम वैसे चाय भी नहीं पीते हैं, लेकिन 1 कप कॉफ़ी और चाय पी के जो है वो मीटिंग में रहे कि वो पैसा निकले तो हमारे जो साथी हैं उनको मिले। ये नहीं है कि हम यहाँ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। तमाम लोग, ये जो हमारा पेमेंट जितना डिले हो रहा था उसके लिए हमने जो है चीफ सेक्रेटरी, डेवलपमेंट कमिश्नर, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और जब बात नहीं बनी तो हमको फाइनली जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचना पड़ा और उसके बाद देखिए पेमेंट में तेजी आई और पेमेंट सबको जो है वो भुगतान मिलना शुरू हुआ। मेरी जद्दोजहद ये है कि वो समय पे मिल जाए। कोई चीज़ अगर का बरखा जब कृषि सुखाने, कोई चीज़ आपको ज़रूरत के वक्त पे अगर मिल जाती है तभी उसकी महत्ता है, बाद में मिलेगी। लोगों ने विरोध भी जताया कि भाई हमारे यहाँ जो मुसलमान भाई हैं, हमने कहा कि पहले अभी पैसे धीरे धीरे आ रहे हैं तो पहले ईद आ रही है, उनको तनख्वाह दे देते हैं। तो बहुत लोगों ने विरोध जताया, बहुत फील्ड में बहुत सारे लोगों ने कहा अरे क्यों। हमने कहा कि भाई उनका एक त्यौहार है, अगर पहले आपसे 4 दिन पहले, ज़्यादा की बात हम नहीं करते हैं, 4-5 दिन पहले मिल जाएगा तो क्या बुरा हो जाएगा। तो नहीं, हम लोग को नहीं मिलता है। मैंने कहा कि भाई हमारी कोशिश ये रहती है कि सबको वक्त पे मिले। होली के टाइम पे कहीं से लाए हम वो, लेकिन होली के टाइम पे हमने तुरंत सैलरी दी, बाद में सरकार से पैसा मिला तो हमने फिर वो भी दे दिया। विरोध जताना चाहिए, विरोध होना चाहिए, मेरा कहना है, लेकिन एक सार्थक विरोध होना चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, वो नहीं। वो युवापन जो आप में है, वो आक्रोश युवा में जो होना चाहिए, वो बदलने की जो क्षमता है, वो उसको समाज को बदलने की क्षमता है, वो होनी चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। आप ये भी तो देखिए कि आप सेवा सेक्टर में काम कर रहे हैं,
ये नहीं है कि कोई लेके पैसा आपका भाग जाएगा, वो पैसा मिलेगा। धनंजय गवाह है, धनंजय 2010 और 11 में भी ये स्थितियां हुई थी, तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि वो पैसे नहीं दिए गए? बिल्कुल दिए गए। प्रमोद आप बताएं कि क्या वो नहीं दिए गए? बिल्कुल दिए गए। और इसमें इसके अलावा जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको सैलरी मिल गई या हम लोगों को सैलरी मिल गई, मैनेजमेंट लेवल पे सैलरी मिल गई, नहीं मिली। भाई जरूरत सबको होती है, हमारी भी जरूरत थी, हमारी भी इमरजेंसीज थी, तो हमने कहा कि इतने पैसे से हमारा काम चल जाएगा, वेतन नहीं देके अगर इतना देते हैं, मेडिकल इमरजेंसी है तो वो एक छोटा सा अमाउंट जो है अगर मिल जाता है तो हमको सहूलियत हो जाएगी। तो वही हुआ, हमने भी जो है जब आप लोगों को सैलरी मिल गई उसके बाद हमने कहा कि भैया दे दें। बाकी जब तक फील्ड की सैलरी नहीं जाती है, हम कैसे कह दें कि जब तक उनकी जून तक की सैलरी नहीं जाती है कि आप हमको मई का वेतन दे दें, ये संभव नहीं होगा। तो इसीलिए जो है हम आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि आने वाले समय में थोड़ा सा विवेक से अगर हम काम लें। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं मिला, मिला। और अभी भी जो है वो आने वाले रिसेंटली अभी भी हम जो बात कर रहे हैं, कॉल सेंटर की सैलरी पहले आएगी, जिसमें ये अभी एक रिसेंट अभी सैलरी आने वाली है। तो ये सब चीज़ें चलते रहेंगी जीवन में और उतार चढ़ाव लगा रहता है। और वो क्या घर परिवार में दिक्कत नहीं होती है? बताएं, होती है कि नहीं होती है? तो क्या आप उस तरह से वो हरकत नहीं करते होंगे? मैंने कहा था कि यहाँ आके बात कर ले, तो आप अपने पिताजी से, चाचा जी से और बड़े भाई को ये नहीं कहते होंगे, मुझे नहीं लगता है। अगर कहते होंगे तो मुझे लगता है कि फिर हमारी सामाजिक संरचना का जो ढांचा है, भारतीय परंपरा जो है वो टूट कर बिखर गई है। कि आप कहेंगे कि नहीं नहीं हमारे पास आके बात करो, पिताजी से बोले अरे नहीं जो बात कर रहा है हमारे पास आइए कीजिए, तो ये नहीं होता है। हमने ये एक रूप देखा जो कि बड़ा ही विद्रूप चेहरा था हमारे छोटे भाइयों का, कि हमारे प्रति जो अगर आक्रोश था, अगर परेशानी थी, तो आप आके कह सकते थे हमसे। तो ये बड़ा ही तकलीफ देह था हमारे लिए, बड़ा मुश्किल क्षण था। जो जीवन में जीकर आया हूँ, बहुत आपको पकाऊंगा नहीं, एक लंबा अनुभव रहा है देश के कोने कोने में जाने का अपने जर्नलिज्म के ज़माने में। और 5 साल 6 साल हम रोमिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर रहे। तो हमने अपने जीवन में पढ़ाई के दरमियान एक शेर पढ़ा था, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। उस शेर में जो है वो जीने का एक मकसद दिया। तो हमने एक ऐसा पेशा चुना, हम भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, भाई सारे लोग थे, आसपास लोग थे। आज भी हमारे बहुत सारे जो है सीनियर हो, जूनियर हो, ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, हमारे आसपास लोग थे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम एक जर्नलिज्म का रास्ता चुनेंगे और हम देश दुनिया देखना चाहते हैं। और हमने देखा, उसी देश दुनिया देखने के दरमियान आपको एक घटना मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश की है। हम सिवनी से वहाँ पे नेशनल पार्क के पास में हम वहाँ गए हुए थे, 70 किलोमीटर अंदर गए हुए थे। हमारे साथ सरकारी अमला था, क्योंकि एक जर्नलिस्ट अगर कोई सेंट्रल से आ रहा होता है दिल्ली से, तो बहुत सारी बातें होती हैं कि कुछ वो गलत ना कह दे। तो सरकारी अधिकारी लोग भी थे और हमको जंगल में घुमाने ले गए। जंगल में हम घूमे, भाई देखते देखते हमने एक प्रश्न कर दिया कि भाई ये ग्रामीण मंत्रालय का बहुत सारा कार्य हुआ है, हम कुछ देखना चाहते हैं, अगर यहाँ पे आसपास हो तो आप हमको वो भी दिखा दीजिए चलते चलते। तो उन्होंने दिखाया हमको कि SGRY में एक सड़क बनी थी और गांव में वो लोग अपना काम करके और बड़े बोले कि बहुत खुशहाल है सब साहब, इनको पैसे मिल गए हैं, इनको अनाज मिल गया है। तो भाई हम गए, हमने उनसे पूछा, हमने सीधे घुस गए उनके बीच में, आदिवासियों के बीच में, उनसे पूछा। तो उन्होंने सीधा क्लेम कर दिया कि नहीं साहब, ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए, ठेकेदार ने अनाज नहीं दिया। हमने वीडियो को पूछा कि भाई क्या बता रहे हैं आप वीडियो साहब, आप इसका जवाब दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब हमको पता नहीं था। हमने कहा कि क्यों नहीं पता था? भाई आप यहाँ के वीडियो हैं, आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? तो इन लोगों ने वहां से एक बस खुलती थी जो दोपहर को उनके ब्लॉक तक पहुंचती थी और शाम को एक बस चल के वहां आती थी। अगर वो व्यक्ति शिकायत करने वीडियो के पास जाता तो उसका 10 रुपया खर्च होता। आपने गरीबी नहीं देखी होगी उस तरह की कि वो उनके पास नहीं था। वो दर्द, वो एहसास हमें कचोट गया। और उसी वक्त एक और घटना घटी, वहां से एक महिला निकली, किसी घर से कराहती हुई आवाज, और मैं ढूंढ रहा था कि कराह कहाँ से आ रही है। तब तक वो निकली और उसकी आंखें सूजी हुई और वो बाहर की तरफ लटकी हुई। दिल दहल गया कि जो मेडिकल का जो है वो जो क्षेत्र है वो इतना मेडिकल जगत इतना तरक्की कर गया है और यहाँ पे ये आलम है, बताइए यहाँ पे। और इस महिला को कोई इलाज नहीं दे रहा है, उसका बेटे के पास पैसा नहीं है, वो जा नहीं सकता है, वो बस से महिला नहीं जा सकती है, 50 रुपये चाहिए उसको जाने के लिए कि वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। खैर जो भी बातें हुई हों उसके लिए तो व्यवस्था की गई। चूँकि हम वहाँ थे, हमारी कैमरा टीम वहाँ थी, व्यवस्था हुई।
तो उसके बाद फिर जो है वो, लेकिन आत्मा को ये बात कचोटती रही दिल्ली आने के बाद। मेरा उठना बैठना था, कैबिनेट कवर किया करता था, तो कैबिनेट मंत्रियों के साथ उठक बैठक होती थी। उस टाइम भाजपा का शासन था और सीपी ठाकुर जी भी थे, उसके बाद एक और भी थे सज्जन थे। तो उनसे जब बातचीत हुई तो हमने कहा कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है कि एम्बुलेंस तो जाती है, लेकिन क्या एक ऐसी गाड़ी नहीं हो सकती है कि जो जाके रिमोट एरियाज में लोगों का इलाज कर सके, समय पे एक दवाई मिल सके। बुखार लगा होता है, वो जड़ी बूटी तो खा लेते हैं, लेकिन उनको जो है पैरासीटामोल नहीं मिलता है। वो भी डॉक्टर थे पेशे से। और तब उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है, इसके लिए हम प्रयास करेंगे, वर्ल्ड बैंक से पैसा मंगाएंगे, फंड मंगाएंगे। और उन्होंने चिट्ठी पत्री शुरू की। और आपको बताएं कि कुछ साल के बाद मध्य प्रदेश वो पहला राज्य था जहाँ पे मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की शुरुआत हुई। और ये बड़ा हर्ष का विषय था ये कि एक विचार जो मेरे मन में कौंधा, मेरे जितने सहकर्मी जो मीडिया कर्मी थे, मैंने उसको डिस्कस किया। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ गए और उनसे जो बात की, वो बात एक फलीभूत होकर एक उसमें आई। और तब तक मेरा ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो चुका था और मैं जैन टीवी ग्रुप में आ गया था। और जैन टीवी ग्रुप का जो आज जिसमें डॉक्टर जैन वीडियो एंड विल्स में आप काम कर रहे हैं, डॉक्टर जैन वीडियो एंड विल्स लिमिटेड ने ही वहाँ पे वो काम किया। और वो सिवनी वगैरह, ढिंडोरी और वो इलाका जो था वो वही था, लेकिन मुझे जाने का मौका नहीं मिला। संयोग कहिए कि 2009 के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद एक मौका मिला कि उत्तराखंड में हम इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे थे और हमने जो है उसकी वहाँ पे नैनीताल में जाके इसकी शुरुआत की। और वो अनुभव मेरे बहुत काम आया जब मुझे बिहार भेजा गया यहाँ पे 2010 में। तो मैंने ये मोबाइल मेडिकल यूनिट्स लॉन्च की, तो वो मेरा अनुभव काम आया। और वो एक जिद के तौर पे, वो एक सेवा भावना के तौर पे। और जब भी मैंने अपने जितने मैनेजर रखे, मैंने जो भी लोग हमारे पास आए इंटरव्यू के लिए, हमने हमेशा कहा कि आप अगर सेवा भावना से करेंगे तो आप इस काम को कर पाएंगे, ये नौकरी निभा ले जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ नौकरी के लिए करेंगे तो ये सर्विस आपसे नहीं हो सकती है। अगर आज भी मैं कहता हूं कि अगर आप में अगर सेवा भावना है तो आप सेवा भावना से करेंगे तो ये काम निपट जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो वो फिर तो वो कॉर्पोरेट है और फिर नौकरी है। तो नौकरी करनी है तो 10,000 दरवाजे हो सकते हैं, 10,000 कंपनियां हो सकती हैं, लेकिन जो ईश्वर ने हम सभी लोगों को जीवन में ये जो क्षण दिया है, ये सेवा का जो मौका दिया है, कहीं से अगर कोई चूक हो जाती है तो बड़ी दिक्कत होती। आपको नहीं पता होगा कि हमने इस पोस्ट पे रहते हुए कितनी धमकियां सुनी पिछले सालों में, कितने लोगों ने धमकाया होगा, सो एंड सो, कितने लोगों ने प्रलोभन दिए। लेकिन जब कहते हैं ना कि चाह नहीं, जहां चाह नहीं चिंता नहीं, मनवा हुआ बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो है साहन का साह। भाई जब आपको कुछ चाहिए ही नहीं, हमको आपसे कुछ चाहना ही नहीं है, हमको इनसे कोई चाहना ही नहीं है, तो हमको चिंता ही नहीं होगी। जब चाह नहीं होगी तो चिंता नहीं होगी, मोहब्बत नहीं होगी तो बंधन नहीं होगी। तो आपको जहां जिससे भी चाह हो जाए, पैसे से लोभ हो जाए, पैसे से चाहत हो जाए, लड़के को लड़की से चाहत हो जाए, लड़के को लड़की से, तो जहां चाहत होगी वहां पे क्या होगा ना कि वो बंधन आ जाएगा और वहां से चिंताएं शुरू होती हैं। और जब हमको चाहना ही नहीं है, हमसे कुछ नहीं चाहिए, हमने कहा कि भाई आप इतना ही कीजिए कि किसी न किसी दिन आप ताकतवर लोग हैं, आपके पास गाड़ी है, आपको जरूरत हो ना हो इस एम्बुलेंस की, लेकिन कहीं खामखा अगर हमको जरूरत पड़ गई तो हमको हमारा ही एम्प्लॉय हमारी जान ले लेगा, इंजेक्शन रहते हुए इंजेक्शन नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं इनसे, नीरज जी से, कि भाई देखिए, जब भी रखिए लोगों को, जितने हमारे EMT हैं भाई, वो कारगर हो, कि उनको ये इनकी जानकारी हो। इसलिए पैरवी नहीं सुनते। लोग कहते हैं कि बहुत मगरूर है, बहुत बदमाश है, पैरवी नहीं सुनता है। हमारे ही एम्प्लॉय लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर जरा सा देख लिया जाता, हमारा भाई बंधु है, हमारा ये है। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि वो एक व्यक्ति किसी दिन किसी एक व्यक्ति की जान ले सकता है और किसी एक व्यक्ति की जान बचा सकता है। गुनाहगार कौन होगा अगर किसी की एक की जान चली गई? क्या कोई नैतिक जिम्मेवारी होती है? किसी की नैतिक जिम्मेवारी होती है? बिल्कुल होती है, और होनी चाहिए। कि अगर आपके पास कोई नैतिकता नाम की चीज नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर नैतिकता कहीं भी है थोड़ी सी भी, तो वो जो है, तो आप बिल्कुल सोचेंगे कि अगर कोई गलती हो गई तो ये कहीं मेरे उसमें चूक थी। आज आप जाके मिले, और भी यहाँ पे मैं म्यूचुअल 17 से आज 22 हो गई है, और हम फिर दावा कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये जो है, इसी से हमारे जो सहयोगी है, हमारे जो सहकर्मी है, उनकी संख्या में और इजाफा होगा। तो वो बरकत कहाँ से आती है? वो ईश्वरीय देन है।
वो जो सेवा इन लोगों ने की है, इन जैसे लोगों ने, इन्होंने 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिली और उसके बाद भी वो काम किया, वो मादा लगाया, तो वो क्या था कि वो एक परिवार की तरह। आज भी हमको एमएमयू का कोई स्टाफ फोन करता है, वो ड्राइवर से लेके सभी लोग करते हैं और हम फोन सुनते हैं। जब भी हम फ्री होते हैं हम कॉल बैक करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के कॉल भी हम कॉल बैक नहीं करते हैं। लेकिन होता क्या है कि पहले एक 108 लोगों का समूह था, छोटा सा एक परिवार था। आज वो विस्तार पाके जो है वो 3000 लोगों का हो गया है। तो 3000 लोगों में से कम अगर 1000 लोग या 500 और सिस्टम में सभी लोग काम कर रहे हैं। संघर्ष करिए, लेकिन सार्थक संघर्ष कीजिए। इंदिरा गांधी के साथ रहते हुए, कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस का विरोध किया और कोई बीबी गिरी और इंदिरा गांधी के इच्छा के खिलाफ बने, पार्टी में रहते हुए। लेकिन एक सार्थकता थी कि जहाँ पे स्वार्थ की परिवार में, परिवेश में, कहीं भी आप चले जाए, किसी कंपनी में, संस्था में, अगर स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है, राजनीति से प्रेरित नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा, बहुत बढ़िया से चलता जाएगा। आज कुछ लोग तो कानपुर क्यों बंद हो गया, क्यों बर्बाद हो गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, कंपनियां बंद हो गई, क्यों? क्योंकि यूनियन बन गई। यूनियन बनने के बाद यूनियनबाजी शुरू हो गई। बाद में क्या हुआ, हजारों लाखों लोग जो है बेरोजगार हो गए। मोढ़ौरा की कंपनी आप देखें, मोढ़ौरा में चॉकलेट की फैक्ट्री, मॉडर्न चॉकलेट 1904 से चला आ रहा था, शुगर मिल सब बंद हो गया, बर्बाद हो गया। अगर व्यापार करने जा रहा है वहाँ नुकसान आपका अपना खुद का होता है। किसी स्ट्राइक कर दे और परिवार में भी बैठ के बातचीत होती है, कोई इस तरह का विरोध नहीं होता है। और किन लोगों को, जिन लोगों को जरूरत हुई है, चाहे वो नीरज हो, संतोष, मिलना चाहिए, इनकी ऐसी जरूरत है, इनका वो बीमार हो गया है, हमेशा ये कहते हैं। और वो तुरंत, चाहे वो फील्ड से किसी का फोन आए और ये नीरज हमसे लड़ते हैं, इसके लिए नहीं सर जल्दी कीजिए और यहाँ पे आप बात कीजिए, दिल्ली बात कीजिए, इनको पैसा। यहाँ पे हमारे पास कैश जो होता है बहुत छोटा फंड होता है, हम उसमें से दे देते हैं। तो हम हमेशा जो है सभी लोग, पूरा मैनेजमेंट, पूरा ग्रुप जो है आपके पीछे लगा रहता है कि नहीं भाई कहीं किसी को दिक्कत नहीं हो। लेकिन मैं और कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये उम्मीद जरूर करूँगा कि आगे से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और किन्हीं लोगों को मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो हम भाई स्वतंत्रता के इस अवसर पे हम बहुत क्षमा प्रार्थी हैं और हम सबसे सहयोग की कामना करते हैं। धन्यवाद।